साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस? साथियों, डिवोर्स को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। मस्ती में रहा करो भाई, जब भी केस को लड़ते हो क्यों टेंशन लेते हो? बीपी हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट ट्रबल हो जाएगी। भाई दिल का मामला है दिल भर, पर जिसने दिल नहीं लगाया तो आगे दिल तो लगाना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? क्यों अपनी सेक्सुअल लाइफ की ऐसी की तैसी करने में तुले पड़ो? जब आपके हाथ में हथियार है लिव इन रिलेशनशिप का तो उसको यूज़ करो। डिवोर्स चलता रहेगा 2 साल 3 साल 4 साल, पर अल्टीमेटली अगर 4 साल में अपनी सेक्सुअल लाइफ का सत्यानाश कर दिया तो कैसे बचाओगे अपने आप को? कैसे आंखें मिलाओगे अपने आप से? ज़रा सोचो कि शादियाँ वैसे भी लेट हो रही हैं और 4 साल और खिंच गए कोर्ट में तो बचा ही क्या तुम्हारे पास? तो यार चिल करो, मस्ती में रहो, ऐश करो। और वैसे भी अब तो दिसंबर का मौसम आ गया, गोवा जाओ यार, ऐश करो, क्यों टेंशन लेनी। पर एक काम जरूर कर जाना गोवा जाने से पहले कि अपनी ड्राफ्टिंग को मजबूत कर जाना। अगर ड्राफ्टिंग मजबूत है, टेक्निकली लड़ सकते हो और लड़ने का जज्बा है, हिम्मत है, तो निश्चित तौर पे जीत जाओगे। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैट्रिमोनियल केसेस में 80% जो केस का फेट है वो डिपेंड करता है ड्राफ्टिंग पे कि किस तरह की प्लीडिंग्स को आप लेके आ रहे हैं। अगर आपकी प्लीडिंग स्ट्रांग है तो किसी भी रूप में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कमज़ोर ड्राफ्टिंग करते हो। जब अपोजिट पार्टी उस पर अटैक करती है तो वहाँ पर आप हिल जाते हो। तो आप हिलो नहीं, आप मजबूती से अपना पक्ष पहले रख दो ताकि वो जिरह कितनी ही कर लें, हमें कोई फ़र्क ना पड़े। केवल और केवल आपको समझदारी से काम लेना है। और जो सक्सेस स्टोरी है हस्बैंड की उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस केस में ना केवल वाइफ हारी, अपितु उसका खर्चा भी बंद हो गया। तो ये मामले थे क्या, ये हमें समझने होंगे, तभी हम बूस्टअप हो पाएंगे, तभी हम केस को प्रॉपर्ली लड़ पाएंगे। तो जो बात बता रहा हूँ वो टेक्निकल भी है और आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग भी कर देगी। अगर ऐसी दिक्कत आपको भविष्य में आती है तो ये साइटेशन, ये कंटेंशन आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो मैं आपको खुल के बताऊंगा। सबसे पहले साइटेशन के कंटेंशंस, उसके बाद कंसर्न लीगल पोजीशन को, और उसके बाद कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को। और अंतोगत्वा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आप भी ऐसी समस्या को फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको करना क्या है। घबराने का नहीं है मेरे भाई, चिल करो, मुस्कुराते रहो, केस को देखा जाएगा। और मेन टेंशन हमें को होती क्या है कि सेक्सुअल लाइफ अपनी डिस्टर्ब हो रही है तो जाओ ना लिव इन रिलेशनशिप में। किसने मना करा आपको? आप खुद ही डरते हो कि मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। अरे वो मोहल्ले वाले तब कहाँ थे जब तुम मुसीबत में थे। जब मुसीबत से मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो निकलो, मोटिवेट हो जाओ और बैरिकेड्स तोड़ो और निकल लो, तभी तुम जीत पाओगे, अदरवाइज टेंशन में आ जाओगे। अरे जब खिलाड़ी भी खेलते हैं जाके तो उनको भी मनोरंजन की चीज़ें चाहिए होती है, नहीं तो वो नहीं खेल सकते। तो कहने की बात यह है कि अगर अपने आप को मेंटली बूस्टअप रखा तो निश्चित तौर पर निकल जाओगे, अदरवाइज तुम कोर्ट में झूलते रह जाओगे 5 साल 10 साल 20 साल, पता नहीं कितना टाइम खराब कर दोगे अपना। और आपके लिए तो एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप इस तरह के खेल में गए तो कोई दिक्कत आपके लिए नहीं, और वाइफ इस तरह के खेल में आ गई तो इट विल अमाउंट टू द सीरियस एडल्ट्री, और उस पर्सपेक्टिव में उसे कोर्ट से 1 रुपया खर्चा नहीं मिल रहा है। तो कितना फ़ायदा हमारे को है कि इधर तो उसके लिए कुआं है, इधर खाई है। अगर लंबा केस चलाएगी तो वो खुद ही मरी, और अगर उसने केस के चलते हुए एडल्ट्री भी कर दी तो वैसे ही मरी। तो डरना क्या मेरे भाई, मस्ती में खेलो। ठीक है जी, अब लिखो पॉइंट्स जो मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और कोई तकलीफ नहीं है अपने को। साथियों, इस केस में क्या हुआ कि अपीलांट वाइफ जो है ये चली गई हाई कोर्ट। अब वही रोना कि साहब ट्रायल कोर्ट ने माइंड अप्लाई नहीं किया, ट्रायल कोर्ट ने गलत फैसला कर दिया और ट्रायल कोर्ट ने मेरे कंटेंशंस को देखे है नहीं। ठीक है जी, अब यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने क्या देखा क्या नहीं देखा, जिसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा फैक्ट्स को कि हस्बैंड के फैक्ट्स क्या थे, हस्बैंड ने प्लीडिंग्स क्या करी। क्लियर है? चलूँ आगे, चलिए। कहना क्या था हस्बैंड का कि मेरी शादी इस महिला से हुई। ठीक बात है जी, शादी तो होगी तभी तो केस होगा। और शादी हुई एज पर हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज, तो वहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है लागू हो गया। दोनों रहे एज हस्बैंड एंड वाइफ, पर कोई बच्चा इनके बीच में नहीं है। अब ये सबसे बड़ा डिफेंस का पॉइंट था यहाँ पर। अगर बच्चा है तो ये एक प्रिजम्पशन है कि आपके बीच कोएबिटेशन नॉर्मल है, पर बच्चा नहीं है तो यहाँ पर एक प्ली हस्बैंड ले सकता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ सेक्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और जब हमारे बीच कोई सेक्स ही नहीं है तो वहाँ पर कई ऐसे कानून है, न्यायिक दृष्टांत है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच सेक्स नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो ये प्रिजम्पशन ऑफ क्रुएल्टी है। तो इस ग्राउंड पर भी डिवोर्स दिया जा सकता है। क्लियर हुआ? इजी हुआ ना? लिखो उस प्लीडिंग को अगर ऐसा ही बात आपके केस में है तो। फ्रॉम द फर्स्ट डे इसका बिहेवियर क्या था? एक्सट्रीमली रूड, ये वर्ड यूज़ करा करो, एक्सट्रीमली रूड एंड एरोगेंट एंड एग्रेसिव। जिसका काम क्या था? घर में अब्यूज़ करना, हमें इंसल्ट करना, हमें ह्यूमिलेट करना। और मेरी तो इंसल्ट करी मेरे घर वालों की भी कर दी, तो कितनी बड़ी प्रताड़ना हो गई। और उसने एक कंडीशन और भी लिखा
कि मेरी वाइफ मुझे टॉन्ट करती है ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और उसका ह्यूमिलेशन जो है इतना पैनिक है कि जब मेरे फ्रेंड्स, जब मेरे रिलेटिव घर पे आते हैं तो उनके सामने मेरी बेइज्जती करती है। मुझे मेंटल डिसऑर्डर हो गया और मेरे को जाना पड़ा टू कंसल्ट द साइक्रेटिस्ट। क्लियर है? अब यहाँ पर खेल खेला हस्बैंड ने। ये समझ लो कि जब भी आप एक डिवोर्स पिटिशन को ड्राफ्ट कर रहे हो तो उसमें पर्चे लगवा लो डॉक्टर के कि मुझे जो है डिप्रेशन है, मुझे मेंटल डिसऑर्डर है, और कंसर्न साइक्रेटिस्ट के जो है पर्चे रिकॉर्ड पर लगवा लो कि इतना भारी परेशानी में हूँ कि मैं करूँ क्या। और अगर उसके बयान में कोर्ट में करा दिया आपने तो ये क्रुएल्टी कोर्ट अज्यूम कर लेगा, आपके लिए फ़ायदा है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना के चलोगे तो सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट में केस को जो है बूस्टअप कर दोगे, यूँ उड़ेगा केस फ्लाइट की तरह। उसका ये भी कहना है कि मेरी पत्नी मेरे लिए वर्ड यूज़ करती है नामर्द। क्लियर है? इंपॉर्टेंट, नामर्द। और जिस कारण मैं मेंटली सिक हो चुका हूँ और मेरी पत्नी का अवैध संबंध है किसी व्यक्ति के साथ में, और मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ रखा है, और मैंने इसके अलावा जो कंसर्न व्यक्ति है जिससे मेरी वाइफ के अवैध संबंध है उसके डिपार्टमेंट को भी मैंने लेटर लिखे। चूँकि वो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर इंक्वायरी भी होल्ड हुई, और इंक्वायरी में मालूम पड़ा कि लगातार मेरी पत्नी और उसके मोबाइल फ़ोन से कॉल हैं, और एक प्रिजम्पशन ये लिया जाए कि यहाँ पर एडल्ट्री जो है कमिट हुई है। तो उसने एडल्ट्री और क्रूरल्टी के ग्राउंड पे जो है डिवोर्स पिटिशन को फाइल कर दिया, और इसी को लेके कोर्ट ने जो है अपने इश्यूज फ्रेम कर दिए। यहाँ पर हस्बैंड ने जो है अपने बयान कराए, वाइफ ने अपने बयान कराए, पर जो थर्ड पार्टी है जिससे वाइफ के अवैध संबंध ना तो वो कोर्ट में आया और ना ही उसने कोई बचाव की एविडेंस पेश की। तो यहाँ पर फिर एक फ़ायदा जो है हस्बैंड को मिल गया। अब साथियों यहाँ पर हस्बैंड ने क्या करा कि अपने फ्रेंड के बयान कराए, और उसके फ्रेंड ने कोर्ट में क्या कहा कि मैंने भाभी जी को और उस व्यक्ति को नग्न पोजीशन में जो है देखा है। और ये बात जब मैंने अपने दोस्त को बताई तो अल्टीमेटली यहाँ पर लगातार जो है इनके बीच फाइट शुरू हो गई। तो एक इंपॉर्टेंट कंटेंशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है हिट आउट किया डिफेंस ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट डाउन करो। और इसके अलावा उसने क्या स्टेटमेंट दी है कि जो भाभी जी का व्यवहार है ये खराब है। शी यूज टू क्वारल, आए दिन झगड़ा करती है, उसका बिहेवियर रूड है, और उसका व्यवहार पति के साथ साथ जो उसके घर वाले हैं उनके प्रति भी खराब है। ही इज़ ऑल्सो सीन रेस्पोंडेंट नंबर 2 इन द हाउस ऑफ रेस्पोंडेंट हस्बैंड। उसका ये कहना है कि जो कंसर्न थर्ड व्यक्ति है उसने कई बार देखा घर में उसको हस्बैंड के, और उसका ये कहना है कि जो कंसर्न भाभी जी हैं और जो कंसर्न व्यक्ति है इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। इस पर उसने बार बार जोर दिया, हर बात में उसने यही बात कही कि इन दोनों के अवैध संबंध है। क्लियर है बात ये? और यहाँ पर जो कंसर्न हस्बैंड है ये अपीयर हुआ एज ए PW6, और उसने डिटेल्स दी रिगार्डिंग द इलिसिट रिलेशनशिप। इसके अलावा घर में एक नौकर है, उसने भी जो है ये कंफर्म किया कि जो थर्ड पार्टी है ये घर में आता रहता है, और जब साहब नहीं होते हैं और उसके बाद दोनों जो है कमरे में क्या करते हैं मुझे क्या पता। तो उसके लिए उसने एक वर्ड यूज़ करा, इंडल्ज इन द इलिशिएट एक्टिविटी, कि अवैध रूप से जो है कृत्य कर रहे हैं कमरों में। वो आप सबको बताया क्या करते होते हैं। और उसने इसके अलावा जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उस पर जो है रिलाई किया हस्बैंड ने, और डिटेल इंक्वायरी जो है यहाँ पर पुलिस ने करी है। आफ्टर एग्जामिनेशन द इंस्पेक्टर CIA स्टाफ केम टू द कंक्लूजन दैट इट इज़ अ केस ऑफ एडल्ट्री। इसके अलावा उसने डॉक्यूमेंट्स को जो है रिकॉर्ड पे रखा, और ये शो करने का प्रयास किया कि लगातार इनके बीच फ़ोन कॉल्स हैं। तो इतने फ़ोन कॉल्स क्यों हैं? जो कि अनयूजुअल कंडक्ट शो करता है कंसर्न पार्टीज़ का। तो ये भी एक ग्राउंड टू प्रिज्यूम है कि इनके बीच कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अपीलेंट वाइफ जो है अपीयर हुई, और उसका कहना ये कि मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो गलत है, और उसने इसका एक विस्तृत जवाब जो है फाइल किया। और रेस्पोंडेंट हस्बैंड हैज़ अंडरगॉन द एक्यूट मेंटल क्रुएल्टी एज द बिहेवियर ऑफ द अपीलेंट वाइफ वॉज रूड एंड एग्रेसिव। देखो हस्बैंड का एक ही पॉइंट था अटैक का, वो क्या था कि वाइफ ने क्रुएल्टी करी है और उसके अवैध संबंध है। उसके उसने क्या कहा कि वाइफ का बिहेवियर रूड है, एग्रेसिव है, ह्यूमिलेटिंग है, और लगातार उसके अवैध संबंध रहे हैं कंसर्न व्यक्ति से। और इसके अलावा उसने मुझे नामर्द कहा, जो कि एक्सट्रीम हाइट से क्रुएल्टीज़ की। और दोनों ही आंसर कोर्ट ने पॉजिटिव माने और हस्बैंड को जो है डिक्री ग्रांट कर दी। वाइफ जो है अपील में पहुंची और वही रोना कि ट्रायल कोर्ट ने जो है ढंग से माइंड अप्लाई नहीं करा, ऑर्डर जो है वो साइक्लोस्टाइल्ड है, इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड, और मैं मेरे पति के साथ में रहूँगी। पॉइंट इज़ दैट कि अगर वाइफ ऐसे कंटेंशन लेके आ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि वो रह लेगी। उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो पवित्र है और उसने कोई भी इलीगल एक्ट नहीं किया है। अगर इलीगल एक्ट हैं और उसके इलिसिट एक्ट्स रहे हैं तो वहाँ पर वो कोई भी इक्विटी या कोई भी बेनिफिट कोर्ट से नहीं ले सकती है, जिस बारे में सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजंस जो हैं दिए गए।
और यहाँ पर जो उसके वकील साहब भी अपीयर हुए तो उन्होंने ऐसी कोई स्थिति नहीं बताई कि कैसे जजमेंट जो है वो परवर्स है और कैसे जो फाइंडिंग्स है ट्रायल कोर्ट की वो गलत है। केवल वर्बटम देते गए कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस फाइल पर थे उसको वो रिब्यूट ही नहीं कर पाए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो लर्नेड काउंसिल था अपीलांट का, उसने रिलाई करे कई जजमेंट्स के ऊपर। वो जजमेंट्स क्या थे? पहला था अनिल कुमार शर्मा वर्सेस आशा शर्मा, जिसका साइटेशन है 2014 RCR पेज नंबर 812। पर कोर्ट ने कहा कि इस जजमेंट को हम यहाँ रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर डिवोर्स केवल क्रूरल्टी के ग्राउंड पे हुआ था, ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री जो है पिक्चर में नहीं था। तो एलिमनी किस बात की आपकी? क्योंकि अंतोगत्वा जब कहता ना कि कुछ नहीं मिला तो साहब हमें खर्चा ही दे दो, हमें एलिमोनी ही दे दो, मांगना पड़ता है भाई, मांगो, अच्छी बात है। इन्होंने फिर ये रिलाई करा प्रदीप कुमार शर्मा वर्सेस दीपिका शर्मा के ऊपर और सेम यही कहा कि परमानेंट एलिमनी शुड बी अलाउड क्योंकि वो हमें नहीं दिया गया जो हमारा राइट है। बट कंटेंशस क्या है यहाँ पर भी कि वाइफ जो है वो एडल्ट्री में है, ये प्रूफ हो चुका है और इसके फैक्ट्स एंड सिनेरियो जो है दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये व्यू भी आया है कि अगर वाइफ एडल्ट्री में है तो वहाँ पर सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 CRPC कॉन्टेक्स्ट में वो खर्चा वैसे भी नहीं ले सकती है। इसके अलावा इन्होंने एक जजमेंट और था 2003 RCR क्रिमिनल पेज नंबर 665 और इसके अलावा एक और है 2021 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 4301। द अपीलेंट वॉज सीकिंग डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी एंड डेजर्शन। द डिवोर्स वॉज ग्रांटेड बट इन एडिशन टू दिस एलिमनी वॉज ऑल्सो ग्रांटेड। बट इस केस में कोर्ट ने क्या माना कि क्रुएल्टी तो हुई है पर इसके साथ साथ एडल्ट्री भी दिखाई देती है। जब एडल्ट्री का एलिमेंट है तो खर्चा भी अवॉर्ड नहीं कर सकते। तो वाइफ डिवोर्स का केस भी हार गई और कोर्ट ने क्या लिखा? इन व्यू ऑफ द अबव द अपीलांट इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट परमानेंट एलिमनी, कि उसे स्थायी एलिमनी भी नहीं मिलेगी। तो खर्चा भी गया और डिवोर्स भी जो है हस्बैंड को मिल गया। तो कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है हस्बैंड के पक्ष में, मेन साइड के पक्ष में। तो आपको 3 बातें जो है ध्यान में रखनी है कि जब भी केस पेश करो तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आपको एम्फेसाइज करना है। नंबर 2, जो गवाह केस में रखो आप वो होने चाहिए मजबूत, कि वो बार बार जो है हिले नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर वाइफ रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रही है और उसमें कोई नया डिफेंस सेटअप कर रही है तो तुरंत जो है उसको रिजॉइंडर फाइल कर दो। अदरवाइज अगर आप उसका खंडन नहीं करोगे तो दीज फैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स आपको दिमाग में रख के चलने हैं और कोई भी तकलीफ हमारे को जो है नहीं आनी है। तो मुस्कुराते रहो, लड़ते रहो, निश्चित तौर पर हम जो है जीत जाएंगे। पर लड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद जाके लड़ रहे हो, लड़ने का मतलब ये कि हम आसानी से इजी गोइंग तरीके से एक मजबूत ड्राफ्टिंग करते हुए केस को जो है लड़ रहे हैं। तो ठीक है जी, आ गया मजा। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।